समय ये ज़मीनें ली गई थी, उस समय क्या एग्रीमेंट हुआ था, किस तरह का किराया जो है वो डिसाइड हुआ था, कब कब इसमें जो है वो चेंजेस। तो रेट वहाँ पे हुए, मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास पूरा डाटा है। हमने एक रिसर्च के तहत ये पूरा डाटा जी जी अरेंज किया था। जी जी जो यहाँ की इरीगेटेड ज़मीन थी उसको भी जी। सेकंड क्लास के अंदर रखा गया। यहाँ पे 2293 रुपये पर कनाल एनुअल किराया, एक साल का किराया। जो तब से लेके अब तक बढ़ा और अब का जो आप अब रेट का है। जो बता रहा हूँ, जी जी और जी जो कश्मीर के अंदर ज़मीनों के अंदर जो किराया बढ़ा है वो 5578 रुपये। ये मैं आपको 2013 से 18 के बीच की बात बता रहा हूँ। जी। कश्मीर के अंदर ये 7 टाइम बढ़े हैं और जम्मू के अंदर 2 टाइम। अगर बात की जाए एग्रीमेंट की, तो क्या उसमें ये कंडीशन थी कि किस समय के बाद, देखिए कितनी देर के बाद ये देखिए बढ़ेगा? उस समय हमारे जो पुरखे थे, हमारे बुजुर्ग थे, जी जी अनपढ़ जी थे, साल के अंदर 5440 जी जी स्क्वायर फीट ज़मीन होती है। जी तो एक साल में उसका 1390 रुपया किराया। जी। क्या इसको जस्टिफाई मानेंगे आप? तो लोग कोर्ट तक पहुंचे हैं। एक तो आपने बताया कि किराए की समस्या है, और दूसरा आप चाहते हो कि उसकी फुल पेमेंट की जाए। कोर्ट ने जब इतनी ख़राब हालत किसानों की देखी, तो जो तथ्यों और तर्कों पे हर चीज़ बिल्कुल कि ये लोग बिल्कुल सही तरीके से अपनी सही डिमांड लेके आए हैं, तो तब के चीफ जस्टिस 23 अगस्त 2021 की मैं बता जी। रहा हूँ। तो चीफ जस्टिस ने फ़ौरन उस पर कहा कि 90 दिन के अंदर इनके साथ जस्टिस हो। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो मेरे चैनल के साथ। जिस समय आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आई और उन्होंने अपने बेस कैंप जो है वो यहाँ पर बनाए, उस समय जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, जो नागरिक थे, उनसे जो है वो ज़मीनें ली गई। वो ज़मीनें जो हैं वो किराए पे ली गई थी और उनके साथ एग्रीमेंट जो है वो हुआ था। आज की अगर हम बात करें तो आज के दौर में जो है जो जिन लोगों की ये ज़मीनें थी, उनको, कुछ लोगों को जो है वो किराए नहीं मिले, कुछ की कुछ और भी समस्याएं हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं राजिंदर शर्मा जी, जो कि एकजुट जम्मू पार्टी से हैं, और वो आज हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं राजिंदर शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। राजिंदर शर्मा जी, हमें ये बताइए कि आखिर ये पूरा मुद्दा जो है वो क्या है, और कब ये आर्मी वाले आए, और जब इन्होंने लोगों से ज़मीनें ली तो किस तरह का एग्रीमेंट जो है वो हुआ था इनके साथ? देखिए 1947 के आसपास जब जहाँ पर जम्मू के अंदर आर्मी आई, तो जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया और अपने मतलब पूरे तरीके से उनका वेलकम किया। जम्मू की राष्ट्रवादी जनता, तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि जम्मू के अंदर जो जितनी भी जो जम्मू की जनता है, जम्मू के अंदर जितनी आर्मी के अंदर जो इन्फेंट्री है, सबसे बड़ी इन्फेंट्री जो है वो जैकलाई या ये मिला के जम्मू की इन्फेंट्री मानी जाती है। तो मैं बताऊं तो जम्मू की राष्ट्रवादी जनता है, जम्मू के लाखों लोग जनता इसमें आर्मी के अंदर सेवारत हैं, और ये पूरी तरह से राष्ट्रवादी लोग हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज़मीनें ली गई, जमींदारों की जो ज़मीनें ली गई थी 1947, तो पहले दिन से ही वहाँ पे षड्यंत्र होने शुरू हो गए कुछ चीज़ों में, जिस तरह से आपने सुना भी होगा कि राजिंदर शर्मा जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जिस समय ये ज़मीनें ली गई थी, उस समय क्या एग्रीमेंट हुआ था, किस तरह का किराया जो है वो डिसाइड हुआ था, कब कब इसमें जो है वो चेंजेस हुई? देखिए यहाँ पे जो किराए जो तब डिसाइड हुए थे 1949 से लेकर 55 के 58 के बीच में। जी जी तो वहाँ जो किराए इन्होंने करे हुए थे, वहाँ पे एक तरीके से कश्मीरी हुकूमत ज़्यादा होती थी, और जी दिल्ली और कश्मीर के बीच जिस तरह से हम अक्सर कहते हैं कि एक एग्रीमेंट के तहत जी जी काम होते हैं और जम्मू की जनता हमेशा पिसती, तो उन्हीं दिनों इस पे काम होने शुरू हो गए थे। जी जी यहाँ पे जो इरीगेटेड ज़मीन थी, जी जी तो उसमें 7 रुपये किराया फिक्स हुआ था, और जो नॉन इरीगेटेड थी उसमें 5 रुपये फिक्स हुआ था। तो हमने पूरी एक रिसर्च के तहत तब के किरायों से लेके अब तक की जो जितनी भी एक्टिविटी हुई है, इसको किराए की वृद्धि को लेके कहेंगे या जम्मू के लोगों को किराया मिलने की से लेकर बात करेंगे, तो उसमें हुआ ये कि वहाँ जो रेट वहाँ पे हुए, मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास पूरा डाटा है। हमने एक रिसर्च के तहत ये पूरा डाटा जी जी अरेंज किया था। जी जी जो यहाँ की इरीगेटेड ज़मीन थी उसको जी भी सेकंड क्लास के अंदर रखा गया, और जो नॉन इरीगेटेड ज़मीन थी, जिसको मैं आपको बताता हूँ उस ज़मीन की काइंड क्या थी, किस्म क्या थी, और इन्होंने उसको 2M दर्जे का रखा, दूसरे दर्जे पे उस ज़मीन को। तो ये जो ज़मीन की काइंड थी, जो किस्म थी ज़मीन की, तो इसको इन्होंने सेकंड क्लास रखा। जबकि मैं आपको यहाँ की ज़मीनों का बताऊँ तो जो जहाँ की ज़मीनें हैं ये काऊ टंग से फर्टाइल होती थी,
काऊ टंग से फर्टाइल होने वाली जो ज़मीनें हैं इसको ऑर्गेनिक खेती कहा जाता है। आज की संदर्भ में अगर लेके चलें तो वर्ल्ड के अंदर सबसे उत्तम खेती जो मानी जाती है ऑर्गेनिक मानी जाती है। काऊ टंग से ये फर्टाइल होती थी, गाय के गोबर से। तो ये नॉन इरीगेटेड ज़मीन होते हुए भी सबसे अव्वल और पहले दर्जे की ज़मीन थी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे षड्यंत्रों के तहत जम्मू के लोगों को जो गुलाम बनाने का सिलसिला ये 47 में शुरू हुआ था, ये लगातार आज तक जो जारी है, ये उसी का ये भी एक हिस्सा है। इस चीज़ को भी सीरियसली नोट करना चाहिए। तो आज भी मैं आपको बताऊँ तो उनके किराए की जो वृद्धि का सिस्टम था, आज जो हमें यहाँ पे 2293 रुपये पर कनाल एनुअल किराया, एक साल का किराया जो तब से लेके अब तक बढ़ा, और अब का जो बता रहा हूँ। और जो कश्मीर के अंदर ज़मीनों के अंदर जो किराया बढ़ा है वो 5578 रुपये। ये मैं आपको 2013 से 18 के बीच की बात बता रहा हूँ। कहने का अर्थ है कि जम्मू के साथ भेदभाव, बिल्कुल भेदभाव हुआ है। और यकीन मानिए कि ये जो किराए बढ़े हैं कश्मीर के अंदर ये 7 टाइम बढ़े हैं और जम्मू के अंदर 2 टाइम। अगर तब से अब का कंपैरिजन करेंगे, जम्मू के अंदर सिर्फ 2 टाइम वो किराया बढ़ा है। बात की जाए एग्रीमेंट की, तो क्या उसमें ये कंडीशन थी कि किस समय के बाद, कितनी देर के बाद? देखिए उस समय हमारे जो पुरखे थे, हमारे बुजुर्ग थे, अनपढ़ थे, और वहाँ पे एक तरीके से जो दिल्ली और कश्मीर के एग्रीमेंट में उन लोगों को मुझे नहीं लगता कि पूरे तरीके से पूछा भी गया होगा। उनको तहसील तक एक मतलब पटवारी तक जाने के लिए हिचकते थे, वो लोग अनपढ़ थे। तो आज हम तीसरी पीढ़ी में आगे बात कर रहे हैं, तो आप मानिए कि इन चीज़ों की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेके मैं बात कर रहा हूँ। ये जम्मू के साथ होते भेदभाव का ही एक नतीजा आपको बता रहा हूँ। यहाँ काइंड ऑफ लैंड जो है इसको सुधारने के लिए हमने मैं आपको बताता हूँ 17 जुलाई 2018 को तब के जो डीसी थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, ये एक पूरी की पूरी रिसर्च के बाद पूरे तरीके से एक्सपर्ट लोगों से इन चीज़ों के ऊपर काम करके एक पूरा डाटा बनाया था। मैं आपके कैमरे के सामने इस डाटे को पूरे का पूरा सामने रखता हूँ। ये सारा का सारा डाटा जो है ये हमने उनके समक्ष पेश किया था कि इन लोगों के साथ जस्टिस हो, इनको पूरा का पूरा ईमानदारी से इन चीज़ों को हुआ है मतलब क्लियर किया जाए। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को भी इग्नोर किया गया, किसी ने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं 17 जुलाई 2018 से लेके आज 2022 एंडिंग में खड़े हैं, तो 5 साल के अंदर कोई हल निकलते नहीं हुए। और मैं आपको एक चीज़ इन ज़मीनों को लेके और बताऊं कि इन ज़मीनों में साल की 4 फसल आती हैं, 3 तो कंसिस्टेंटली आती है। जैसे हमारे यहाँ सरसों की फसल ले लीजिए, गेहूं की फसल ले लीजिए, मक्की की फसल ले लीजिए, और बीच में जो छोटे पाज होते हैं, छोटे टाइम होते हैं, उसमें हालांकि ये ज़मीनें बारिश पे डिपेंड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतनी उत्तम खेती है कि यहाँ बीच में सब्जियों वगैरह का काफ़ी काम होता था। और काफ़ी सारी ज़मीनें इसमें इरीगेटेड भी हैं, उनको भी नॉन इरीगेटेड की ही श्रेणी में रखा गया है। उसके लिए कोई कहेगा तो मैं उसके प्रूफ दिखा दूंगा। वो जो नहर इस कंटोनमेंट एरिया के बीचों बीच बहती थी, जब कहाँ से वो बाहर निकलती थी, वो हर एक चीज़ मैं आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट बता सकता हूँ। तो ये रही किरायों की बात। यहाँ तो भेदभाव होते ही रहे। तो इस तरह से ये किराए बढ़ने के बावजूद, मैं जैसे आपको बताया कि ये टाइम पे ना मिलना, 2013 से 1-2 केस का मैं जिक्र कर दूं। 5038/LH2 केस है 2013 से, वो अभी भी 1390 रुपये किराया मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ के अभी भी रिवाइव जो है वो नहीं। देखिए सर, एक कनाल के अंदर 5440 स्क्वायर फीट ज़मीन होती है, तो एक साल में उसका 1390 रुपया किराया, क्या इसको जस्टिफाई मानेंगे आप? आज के ज़माने में जस्टिफाई मानेंगे? किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता कोई भी इसको। जितने मर्जी एक्सपर्ट बैठा लीजिए, जिनसे मर्जी बात कर लीजिए, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक साल में आप एक कनाल ज़मीन का कितना दे रहे हैं? 1390 रुपये। तो इन सारी चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग, पूरे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हमने ये फैसला किया कि अगर आप इन चीज़ों में काम नहीं करते हैं तो हमें हमारी ज़मीन की पूरी कीमत दी जाए। या अब जो लोग कोर्ट तक पहुंचे हैं, एक तो आपने बताया कि किराए की समस्या है, और दूसरा आप चाहते हो कि उसकी फुल पेमेंट की जाए। हाँ, उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। हमने फिर उसका जब मन बना के 13-14 से हमने काम करना शुरू किया, तो 13-14 के बाद में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लगातार लिखा, जिसका प्रिंसिपल अप्रूवल मेरे हाथ में है। प्रिंसिपल अप्रूवल हमें मिला तब के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी के टाइम पे। तो वो उसमें ये कहा कि फुल पेमेंट इसकी होनी चाहिए। 70 साल हो चुके थे, कानूनी रूप से भी वहाँ पे हम एलिजिबल थे, कानूनी रूप से भी हमें वो फुल एंड फाइनल इसकी पेमेंट मिलनी चाहिए थी, ठीक है ना? क्योंकि 15 से 25 साल के अंदर कोई भी किराए की ज़मीन अब जब लेते हैं किराए पे, या तो 15 साल के बाद में उसको खाली करना होता है, या उस ज़मीन की फुल
पेमेंट करनी होती है। या हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम आर्मी के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। तो इसलिए हमने कहा कि इसको फुल एंड फाइनल किया जाए। और उसके कारण और भी बहुत सारे थे। जब किराए पे ज़मीन ली जाती है तो उस पर पक्के स्ट्रक्चर नहीं होते, उसकी पक्की चारदीवारी नहीं होती। आप यहाँ आर्मी एरिया की तरफ नज़र दौड़ाइए क्या, मैं आपको बताऊँ, अपने छत पे खड़ा हूँ तो मेरे आसपास आर्मी एरिया ही मैक्सिमम है। तो आपको दिख जाएंगे यहाँ पक्की चारदीवारियाँ हो रखी है, पक्की कंस्ट्रक्शन हो रखी है। और तब भी हुआ ये है कि जब ये पक्की कंस्ट्रक्शनें हुई तो लोगों की कंसेंट नहीं ली गई। दफ्तरों में बैठ के बाहर से ये काम करके जब आपने पक्की कंस्ट्रक्शन कर दी, रोड बना दिए, खेती के लायक उस ज़मीन को छोड़ा नहीं, तो फिर अंडरस्टूड है कि उस ज़मीन की पेमेंट आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट आपको देनी होती है। अब 15 साल हो गए, अपना 2015 से 22 के बीच में 8 साल के करीब का समय हो गया। तो प्रिंसिपल अप्रूवल आने के बाद भी इन चीज़ों को सीरियसली लिया नहीं गया। तो अल्टीमेटली कुछ लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने जब इतनी ख़राब हालत किसानों की देखी तो जो तथ्यों और तर्कों पे हर चीज़ बिल्कुल कि ये लोग बिल्कुल सही तरीके से अपनी सही डिमांड लेके आए हैं, तो तब की चीफ जस्टिस 23 अगस्त 2021 की मैं बता रहा हूँ, तो चीफ जस्टिस ने फ़ौरन उस पर कहा कि 90 दिन के अंदर इनके साथ जस्टिस हो, 90 दिन के अंदर इनकी फुल एंड फाइनल पेमेंट करी जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी का रवैया एकदम से नकारात्मक रहा कि मतलब या तो टाइम पास की कवायद चलती रही या तो वो उन चीज़ों को सीरियस नहीं लिया गया। और देखिए, कोर्ट के फैसले को सीरियसली ना लेना लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी ख़राब चीज़ मानी जाती है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। आम लोगों की जब कोर्ट के फैसले के बाद भी जब सुनवाई नहीं होगी, तो आप बताइए कि ये छोटे छोटे ज़मींदार, जहाँ आम लोग जो होते हैं जिनके पास मतलब किराया तक नहीं होता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तक जाने का, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, किसके आगे गुहार लगाएंगे? आज जाके उनके पास कोर्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगी या सरकारें होंगी। लेकिन देखिए, सरकारों का रवैया जो इन लोगों के प्रति है बड़ा नकारात्मक रवैया है। और इस मसले में ये बहुत बड़ी विडंबना है और इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार मानेंगे हम। जम्मू की राष्ट्रवादी जनता को कुचलने का काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नर साहब हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और जो हमारी भारतीय सरकार है, इस मसले का जल्दी से जल्दी संज्ञान लेके अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचे तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को पूरे तरीके से कवर करा जाए और हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक बिंदु के ऊपर पूरे तरीके से फोकस करा जाए। जिस तरह से आज मैंने कहा कि ज़मीनों की जो किस्म रहती है, तो जो हमारी ऑर्गेनिक खेती वाली ज़मीन थी उसको आपने वहाँ भी जस्टिस नहीं किया, तो वहाँ पे भी जस्टिस हो। उसकी हमने पूरी की पूरी एक रिसर्च के साथ में पूरी की पूरी एक मेमोरेंडम, पूरे का पूरा एक डाटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा था 17 जुलाई 2018 को। तो उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिन लोगों को पूरी इस मसले की अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से हम 2012-13 से या 14-15 से इस पर पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, 8-10 साल का पीरियड हो गया हमें इस पर काम करते हुए। हर बिंदु पे हम पूरे तरीके से आपको हर बिंदु पे, हर कोने पे हम हर एक चीज़ आपको बताने को मतलब तत्पर रहेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इस पर पूरी अंडरस्टैंडिंग लेके इस पर बात करे। लेकिन ये जो डिक्टेटरशिप वाला रवैया है या इस तरह की बातें ना हों। और कुछ जो देखिए पिछले 70 साल से जो हमारे राजनीतिज्ञ रहे हैं, मैं उनको भी यहाँ पे मतलब एक कल्प्रिट के रूप में देखता हूँ। इस तरह से देखता हूँ कि 70 साल में उन्होंने इतने बड़े मुद्दे को, उधमपुर का जो सबसे ज्वलंत और सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें हज़ारों कनाल ज़मीन इन्वॉल्व है। मैं खाली जीव गांव की बात करूं, जीव और रैम्बल गांव की बात करूं, तो करीब करीब ये 10,000 कनाल के करीब ज़मीन थी जो अभी पेंडिंग, जिसकी एक्विजिशन का प्रोसेस जो पेंडिंग है, अभी भी 6600 कनाल के करीब की ज़मीन है ये। और मैं खाली जीव के गाँव की बात करूँ तो यहाँ 4,500 कनाल के करीब की ये ज़मीन है। तो इसमें दोनों तरफ फ़ायदा है। देखिए, एक तो आर्मी इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, लोग आर्मी के बारे में गलत ना सोचें, तो एक उनके एसेट्स को भी मतलब उनको भी प्रोटेक्शन देने का ही काम होगा, आर्मी को भी प्रोटेक्शन देने का। तो एडमिनिस्ट्रेशनों को और सरकारों को इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो जम्मू के जो राष्ट्रवादी जनता है, जिसमें 99.9% लोग जो हैं हिंदू आबादी है, इन लोगों को कुचलने का काम बंद हो। इन लोगों को पूरे तरीके से कुचल दिया गया। मैंने आपको जैसे रेट की वहाँ पे बताई, आज कश्मीर के अंदर एक कनाल ज़मीन का 20,000 के आसपास का किराया, और जम्मू के अंदर किराया जो है 2,000 के आसपास है। तो आप बताइए कहाँ जस्टिस है? जम्मू की
साथ होते भेदभाव का। मैं अभी मतलब फार्मर एक्शन कमेटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी था, तो वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने यहाँ पे काम शुरू किया था। आज मैं एकजुट जम्मू के मंच से भी इस चीज़ को पूरे तरीके से लगातार उठाऊंगा, और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत हुई वो भी करी जाएगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत लगती है किसी तरीके से मेमोरेंडम, किसी तरीके के मेमोरेंडम, कोई डाटा चाहिए, कोई डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए भी मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा, लेकिन एक पॉजिटिव सोच हो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को कहा जाता है राजेंद्र शर्मा जी आप बड़ा कड़वा बोल जाते हैं। देखिए, एक आदमी जो 10 साल से एक चीज़ पे काम कर रहा है, लगातार उस चीज़ को डिनाई किया जाएगा। उसमें मतलब हर बारी जो हम देखिए मतलब जो मुद्दा लेके जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, उसको किक एंड थ्रो वाली जो नीति अपनाई जाएगी, तो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन और दुख तो होता है, और फिर तो नेचुरली कड़वे शब्द तो निकलते ही हैं। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे पे पूरे तरीके से इस मुद्दे का संज्ञान लिया जाए। चाहे केंद्रीय सरकार है, चाहे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, चाहे हमारे गवर्नर, माननीय गवर्नर साहब हैं, तो उनका करा जाए। अदरवाइज़ जनता को ज़बरदस्ती कोर्ट की तरफ धकेलने की कार्रवाई माना जाएगा इसको, और इन चीज़ों का कोर्ट के संज्ञान में भी लाया जाएगा इन चीज़ों को। और जिन मतलब नंबर्स पे, जिन ज़मीनों के फैसले आ चुके हुए हैं, जल्द से जल्द उनके साथ बाकी के केसेस को भी क्लब करके मैं चाहता हूं कि उसका निपटारा किया जाए। जी जी। तो दर्शकों, ये थे राजेंद्र शर्मा जी। बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और इन्होंने कहा है कि हर तथ्य को अच्छी तरह से जांच कर जो है वो लोगों के हक में उनके जो फैसले हैं वो दिए जाएं, और उन लोगों को इंसाफ जो है वो मिल सके। इस मुद्दे की ये लड़ाई लड़ रहे हैं और काफ़ी देर से लड़ते आ रहे हैं, और अब ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो इस मुद्दे का जो है वो निपटारा किया जाए। अब फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।